चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज की क्लास के अंदर हमें एक चैप्टर पढ़ना है और एक ही चैप्टर हमें रह गया। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने सर पहला वाला चैप्टर कर लिया था जिसमें एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, फिर मैंने उसके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए, फिर ऑफर पढ़ाया, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस पढ़ाया। देखो यहाँ तक इसमें हमने 4 चैप्टर में कवर करा था। ये चैप्टर जो हमारा पहला वाला चैप्टर है वो हमारे 4 चैप्टर के बराबर था। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर चैप्टर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो कंप्लीट हुआ है वो वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। ये भी एक चैप्टर हमारा था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने तीसरा ही पढ़ा, कंसिडरेशन वाला चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी पढ़ा था लास्ट के उसमें। फिर हमने चौथा पढ़ा इसमें बात कैपेसिटी ऑफ पार्टी एंड फ्री कंसेंट। कैपेसिटी ऑफ पार्टी में हमने पढ़ा था माइनर, साउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फ्री कंसेंट में हमने पढ़ा था कोरिशन, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। ये 5 चीज मैंने पढ़ी थी। इसके बाद हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा। इसके बाद हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैंने डायरेक्टली आपको ये स्टार्ट कराया था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने इसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? परफॉर्मेंस। तो ये है पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपके 40 मार्क्स का कवर करता है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मुझे आपको पढ़ाना है आज की क्लास से। मतलब लगभग अब इसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया है और बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। एनी डाउट? कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है इस चीज के अंदर कि कोई चीज रह गई, कोई चीज? क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट के हिसाब से पढ़ाया है। चेक कर लीजिए आप। डिस्चार्ज ऑफ पढ़ाया था, ब्रीच पढ़ाया था, उसकी रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया है। तो हमने पहले ये पहले 4 टॉपिक करे, उसके बाद डायरेक्टली हमने ये वाले 5 टॉपिक करे, उसके बाद डायरेक्टली हमने ये दोनों करा, एंड देन लास्ट में हम ये कर रहे हैं। क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सिखा देता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलेगा, बहुत कुछ। मतलब आप सोचोगे यार मेरे को ये चीजें पता, अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो बहुत कुछ छोड़ जाओगे आप। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना भी जरूरी है। और एमसीक्यू इससे आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू नहीं आएंगे, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। उसके बाद बच क्या जाएगा आप देखिए, खुद ही देखिए। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स रह गया, जिसके अंदर कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेगोशिएबल में 4 चैप्टर, और एथिक्स तो देखो खत्म। ज्यादा नहीं, सबसे बड़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा चैप्टर है वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है चैप्टर का नाम? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार मैं नोट दे देता हूं। देखिए, जो मैंने नोट्स लिखे हैं ना, ये सारे के सारे नोट स्टडी मैट से हैं, तो ये चैप्टर मैं आपको स्टडी मैट से ही पढ़ाऊंगा। और आपको जो मैं नोट्स दूंगा उसके अंदर ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली। आइए, तो हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोटल हमारे पास 61 सेक्शन है। 37 से लेकर 61 सेक्शन तक हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो लगभग बताए 25 सेक्शन हमें पढ़ने हैं। टोटल 25 सेक्शन पढ़ रहे हैं। लगभग 1-2 सेक्शन बीच में छोड़ दिए हैं, वो नहीं पढ़कर लगभग मान के चलो 20 से 23 सेक्शन हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। 20 से 23 सेक्शन देखा जाए तो सेक्शन वाइज सबसे बड़ा चैप्टर है, सेक्शन वाइज भी और वैसे भी बड़ा चैप्टर है। तो मैंने इसके 5 पार्ट बना दिए हैं। पहला पार्ट हमारा है पार्ट ए, जिसके अंदर हम सेक्शन 37 से 41 तक पढ़ेंगे। पार्ट बी, जिसके अंदर हम सेक्शन 42 से 45 पढ़ेंगे। ठीक है जी। पार्ट सी, जिसके अंदर हम सेक्शन 46 से 50 पढ़ेंगे। पार्ट डी सेक्शन 51 से 57, एंड पार्ट ई सेक्शन 59 से 61। तो ये हमारे 5 पार्ट में हमें कवर करना है। आइए, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपको पार्ट 1। पार्ट 1 है सेक्शन 37 से लेकर 41। सेक्शन 37 से लेकर 41, ठीक है। आप ध्यान सुनते रहिए, बस कुछ नहीं है, टॉपिक चैप्टर के अंदर सुनते रहिए।
जो पहले सेक्शन से है, पहले जो पार्ट ए है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहां पर? ब्रीच ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो काफी चीजें पहले से कवर हो जाती है यहाँ पर। आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ, सिर्फ पढ़ना और आंसर हिंदी समझना। बढ़िए। एवरी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट एन सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑन ईच ऑफ द पार्टी इन्वॉल्विंग इट। हिंदी इसकी क्या है बताओ? सिंपल सी बात है, जब भी कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टी के इसमें क्या आ जाती है? एक ऑब्लिगेशन आ जाती है, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। When both the party do not contract, do a contract, do not नहीं do a contract, जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, fulfill their obligation toward each other, contract is said to be performed। जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टी के बीच में जो ऑब्लिगेशन रहती है, जब वो उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देती है तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। यही सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। क्या समझाऊं इसके अंदर? When both the party to a contract had performed their obligation on the contract is said to be discharged by performance। ये जब पांचों बातें हमने डिस्चार्ज वाले चैप्टर पढ़ा, इसलिए मैंने आपको डिस्चार्ज का चैप्टर पहले पढ़ाया। अब आपको ये चीज पहले पढ़ाता तो मुझे यहीं पर समझाना पड़ता, फिर डिस्चार्ज में दोबारा समझाना पड़ता, इसलिए मैंने डिस्चार्ज आपको पहले पढ़ाया है। डिस्चार्ज पहले पढ़ाने से ये 3 पॉइंट आपको एग्जैक्ट दिमाग में सेट हो गए होंगे कि यार ये 3 पॉइंट में लिखा गया है। पहले पॉइंट में लिखा है जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, उन पार्टी में आ जाती है ऑब्लिगेशन। जब भी कोई पार्टी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर लेती है, दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन ड्यूटी को कंप्लीट कर लेती है, तो हम कहते हैं भाई परफॉर्म हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है, दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर लेते हैं, तो हम कहते हैं डिस्चार्ज हो गया है कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, राइट। और इस तीनों बातें हम पढ़ चुके हैं डिस्चार्ज वाले चैप्टर के अंदर। अच्छा, डिस्चार्ज वाले चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में 2 केस होते हैं। पहला केस एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना, और एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। समझाया था मैंने आपको डिस्चार्ज के चैप्टर में। डिस्चार्ज के चैप्टर में हमने पढ़े थे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज का टाइप था जिसमें हमने पढ़ा था डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो अगर दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर लेती है और परफॉर्म कर देती है, उसको कहते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। एक होता है उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दोस्तों सेक्शन 37 आपको यही बताता है। आइए सेक्शन 37 क्या कहता है, पहला सेक्शन पढ़ते हैं इस पार्ट का। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है उसकी ऑब्लिगेशन। भाई मैंने आपसे कहा क्या आप मेरी कार खरीदेंगे? आपने कहा हाँ मैं सर खरीदने को तैयार हूं। तो हमारे बीच में क्या आ गया? हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना और मेरे पास ऑब्लिगेशन है कि मुझे कार देनी है आपको, और आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको पैसे देने हैं। अब जब आप मुझे कार दे दोगे और मैं आपको पैसे दे दूंगा तो क्या होगा? परफॉर्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बस यही तो बात कर रहा है। पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्मेंस। ऑफर टू परफॉर्मेंस का मतलब है कि ऑफर टू परफॉर्मेंस का मतलब है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, और परफॉर्म का मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये दोनों ही बात मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। क्या आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के बारे में पता है? यस पता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लेना अगर नहीं पता होगा तो। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली क्लास में जाकर देखो क्या होता है दोनों का फर्क, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। बस यही था इस वाले सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 में कह रहा है कि 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, और वो दोनों पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनना है ना, उसमें एक एक्चुअल परफॉर्मेंस हो सकता है और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को परफॉर्म कहा गया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को ऑफर टू परफॉर्म कहा गया। याद रखिएगा, जहां बोलते हैं ना ऑफर टू परफॉर्मेंस दैट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, और जहां लिखा होता है सिप परफॉर्म दैट इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्म। यही था सेक्शन 37। अब मेरे को यहाँ पे बताना पड़ता सेक्शन 37 आपको कि यार एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है पता है आपको, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है पता है, इसलिए यहाँ पर बड़ा समझाने में मैंने वो आपको डिस्चार्ज वाले चैप्टर में ऑलरेडी बता दिया। तो अगर सेक्शन 37 की बात करें तो सेक्शन 37 में क्या कहता है? 2 पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बीच में जो ऑब्लिगेशन होती है उसको परफॉर्म कैसे होगा? या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाएगी, दोनों पार्टी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देगी, या दोनों पार्टी में जो कोई एक पार्टी अटेम्प्ट तो करने की कोशिश करेगी बट वो परफॉर्म नहीं करेगी। याद आ रहा है? मैं माही वाला एग्जांपल लिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था माही मोबाइल लेने जाती है योगी से, और बिना मोबाइल लिए पैसे दिए वो वापस आ जाती है। अटेम्प्ट करने की कोशिश करी पर एक्चुअली में परफॉर्म नहीं हो पाया, अटेम्प्टेड परफॉर्म। सेक्शन 37 खत्म। इतना ही था सेक्शन 37। सॉरी, थर्टी सेवन के बाद सेक्शन 38 क्या कहता है? मैं आपको स्टडी मैथ से पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप डायरेक्टली आपको नोट्स भी दे दूंगा और नोट्स के साथ आप डायरेक्टली उसको पढ़ लेना। सेक्शन 38 देखो, 37 में समझ में आया ना? 38 देखो, इफेक्ट टू रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, इफेक्ट क्या होगा वो आज की बात है। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि आप मेरी कार खरीदेंगे? आपने कहा मैं खरीदूंगा सर। मैंने कहा मैं इतने की बेचना चाहता हूं, क्या आप भी खरीदोगे? मैंने कहा, आपने कहा हाँ मैं खरीदूंगा। मैंने कहा कब आऊं आपके घर में कार डिलीवर कर रहे?
आपने कहा सर संडे को आ जाइए, मैं संडे अपनी कार लेकर पहुंचा आपके पास, आप घर पे थे ही नहीं, मैंने आपको कॉल करा कि सर मैं कार लेकर आ गया हूँ, आप ले लो उसको। आपने कहा मुझे आज नहीं, आज मैं नहीं लूंगा, आपने रिफ्यूज कर दी मेरी परफॉर्मेंस। मैं तो परफॉर्म कर रहा था, मैं तो कार डिलीवर करके आपकी कार लेकर आपके घर पर आया, पर आपने उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करा। मेरी परफॉर्म जो मैं कर रहा था, अपनी ड्यूटी कंप्लीट ऑब्लिगेशन कर रहा था, उसमें आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, आपने रिफ्यूज कर दिया, कार लेने से मना कर दिया। सेक्शन 38 कहता है इसके बारे में। सेक्शन 38 क्या कह रहा है कि अगर एक पार्टी अपने परफॉर्मेंस कर रही है और दूसरी पार्टी उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दे, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे। आया समझ में सेक्शन 38। आइए, व्हेन अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर टू परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी and offer has not been accepted, the promisor is not responsible for non-performance, nor does here thereby loss is right under the contract। अब आप मेरे पास ये ऊपर केस नहीं कह सकते कि सर आपने मुझे कार डिलीवर क्यों नहीं करी, मैं आप पे केस करूंगा, कर ही नहीं सकते। मैं तो परफॉर्म करने आया था, आपने मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करा, तो अब मैं आप ये नहीं कह सकते कि मैंने परफॉर्मेंस नहीं की। सिंपल सी बात है, आप मेरे से कार खरीदनी थी आपको, मैं आपके घर पे डिलीवर करने आ रहा हूं, कार बेचने आ रहा हूं, आपके घर आया, पर आपने घर पे उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो आप अब मुझ पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने परफॉर्म नहीं किया। मैंने करा था, आपने एक्सेप्ट नहीं करा। सेक्शन 38 आपको ये बताता है। मैं नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। कोई मुझसे ये नहीं कह देगा कि मैंने परफॉर्म नहीं किया था, मैंने करा था भाई, अगले बंदे ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगा नॉन परफॉर्मेंस की। सेक्शन 38 कहता है इस बारे में। आया समझ में 13 सेक्शन 38। एवरी सच ऑफर मस्ट बी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। अब जो हमारे बीच में ऑफर चल रहा था वो अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या देखो भाई, ये देखो नॉन परफॉर्मेंस वाली बात क्या, सेक्शन 38 तभी अप्लाई होगा जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन क्या है कि आपके बीच में मेरे बीच में जो ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ वो अनकंडीशनल था, कोई कंडीशन थी नहीं। दूसरा, इट मस्ट बी मेड अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस अंडर द सच सर्कमस्टांसेस दैट टू whom it is made ever a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made able and willing there and then do not the whole of the what is bound by his promise to do। मतलब सेकंड पॉइंट में आपसे कह रहा है कि भाई आपने जब कॉन्ट्रैक्ट करा था, एक प्रॉपर लोकेशन सेट करी थी कि कहां मिलना है, किस टाइम पर मिलना है, और उस टाइम पे अगला बंदा आया नहीं, अगला पर्सन उस टाइम पे मिला नहीं, तो ऐसे केस के अंदर अगले पर्सन ने उसको रिफ्यूज कर दिया, तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं तो आया था करने। ठीक है ना, ऐसा हो। इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रॉमिस, द प्रॉमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू सीइंग दैट द थिंग ऑफर in the thing which has been promised is bound by his promise to deliver। अब जो कह रहा है कि जो बंदा ऑफर दे रहा है ना कि भाई मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, अगले पर्सन के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब वो पर्सन ये देख सके कि हाँ जो मेरे को ऑफर दिया जा रहा है वो मेरे लिए ठीक है या नहीं है, ये सब चीज। बाकी इसकी नीड नहीं है, इन 3 पॉइंट की नीड है नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आपको यह इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ये याद करना, सेक्शन 38 का नाम क्या है और इसके अंदर का कंटेंट, बस ये कंडीशन याद नहीं करनी है। दिस इज नॉट एट टू एंड। यहां पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट था डिलीवर करने का बी एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 मार्च 2014 को 100 बेल ऑफ कॉटन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी in order to make an offer of a performance with fact state in this section, A must bring the cotton to B warehouse on the appointment date. Under such circumstances, B may have a reasonable opportunity to satisfy himself that the thing offered in a cotton quality contract for and then there and that there are 100 bales। ये क्या कर रहा है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए ने कहा कि मैं आपको 100 बेल ऑफ कॉटन आपके घर पे आपके वेयर हाउस पे डिलीवर करूंगा। अब जब बी वेयर हाउस में, जब ए कॉटन लेकर वेयर हाउस में आएगा तो बी के पास इतना होना चाहिए, बी सेटिस्फाई हो कि हाँ भाई जो तू लेकर आया है वो 100 बेल ही है या नहीं है, और जिस क्वालिटी का मैंने मंगाया था वही है या नहीं है, वो है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो रिफ्यूज कर सकता है कि भाई तेरे को 100 बेल नहीं है जबकि 100 मंगाया था, मना कर दे। क्वालिटी आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, आपने जो ऑर्डर दी थी वो क्वालिटी नहीं है, तब भी वो रिफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पर रिफ्यूजल हो सकता है। इसके अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि उसने परफॉर्मेंस अटेम्प्ट नहीं करी, परफॉर्म उसने भी करा था, आपने पूरा ढंग से तरीके से नहीं किया तो उसको हमने रिफ्यूज कर दिया, तो रिफ्यूज का भी एक रीजन हो सकता है। सेक्शन 38। सेक्शन 38 आपको क्या कह रहा है? सेक्शन 38 कह रहा है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्टी ऑफर को परफॉर्म करती है और कोई भी पर्टिकुलर पार्टी ऑफर को परफॉर्म करती है और अगली पार्टी उसको एक्सेप्ट करने से, उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देती है,
तो इसके इफेक्ट क्या होने वाले हैं, जिस पार्टी ने ऑफर को परफॉर्म किया वो अब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस पर अब ये केस नहीं हो सकता कि तुमने परफॉर्म नहीं किया, हमने तो किया था, आपने एक्सेप्ट नहीं करा। एक्सेप्टेंस को रिफ्यूजल करने का भी रीजन हो सकता है कि जो पार्टी परफॉर्म कर रही है उसने ढंग से परफॉर्म नहीं करा हो, तब रिफ्यूज कर दिया हो, या जो चीज के लिए ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर पूरा सेटिस्फाई क्लियरली नहीं हो रहा उस चीज के लिए। आ रहा समझ में आपको, नहीं आ रहा? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल पार्टली टू परफॉर्म प्रॉमिस होल्डली, इफेक्ट टू रिफ्यूजल पार्टली टू परफॉर्म प्रॉमिस होल्डली। इसका क्या मतलब है? व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग when a party to a contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in its entirely, the promisee may put an end to the contract unless he has signed by the word or conduct his acquiescence and it's in its continuous। देख रहे हो लॉ की लैंग्वेज कितनी मुश्किल है, और जब मैं आपको अपने नोट से पढ़ाता हूँ तो कितनी सरल भाषा में लिखवाता हूँ। अब मैं ये चीज आपको अपने नोट से पढ़ाता हूँ, है क्या? डाला ही नहीं क्या? सिर्फ मैंने अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स में क्या लिखा है, सिर्फ इतना से लिखा है। When a party to a contract has refused to perform or disable himself for performing his promise or on it entirety, the promisee may put an end to a contract unless he has satisfied by the word or conduct। आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पर्टिकुलर पॉइंट ये लिखा हुआ है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं। ठीक, एग्जाम्पल देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है। ए, अ सिंगर enter into a contract with B, the manager of the theater to sing in at his theater 2 night in every week during the next 2 months। A और B के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं इसको हिंदी में समझाता हूं। A और B के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, A सिंगर है और B एक थिएटर का मालिक है। B ने ऐसे कहा कि तुम हर हफ्ते 2 दिन 2 नाइट मेरे थिएटर पे गाना गाओगे और ये अगले 2 महीने तक ऐसा करोगे आप। मतलब हर हफ्ते 2 नाइट A सिंगर है, वो गाएगा गाना और अगले 2 महीने तक ऐसा करेगा। हर हफ्ते आएगा 2 नाइट गाना गा के जाएगा, हर हफ्ते आएगा 2 नाइट गाना गा के जाएगा अगले 2 महीने तक। आगे, एंड बी एंगेज टू पे हर 100 रुपए फॉर ईच नाइट। बी कह रहा है कि हर नाइट जब तुम गाना गाने आओगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। ये बहुत पुराना केस होगा इसलिए 100 रुपए, आज के टाइम में मान लो 10,000 रुपए। परफॉर्मेंस ऑन अ 6 नाइट का मतलब हो गया तीसरा हफ्ता, क्योंकि एक हफ्ते में 2 नाइट गाना गाएगा, दूसरे हफ्ते में 2 नाइट और तीसरे हफ्ते में 2 नाइट। तो मतलब तीसरे हफ्ते का जो लास्ट नाइट होगा ना, मान लो सैटरडे संडे आएगा गाना गाने, तो पहला हफ्ते के सैटरडे संडे गाना गा लिया, दूसरे हफ्ते का सैटरडे संडे गाना गा लिया, तीसरे हफ्ते का सैटरडे गाया, संडे गाने गाने नहीं आया। ऑन अ 6 नाइट ए विलिंगफुल एसेंट herself from the theater, B is at a liberty to put an end to the contract। अब A नहीं आया, A गाना गाने नहीं आया, जबकि उसके और मेरे बीच में क्या बात हुई थी, उसके और थिएटर के मालिक के बीच में क्या बात हुई थी कि वो गाना गाएगा अगले 2 महीने तक, 2 महीने तक हर सैटरडे संडे आकर गाना गाएगा। अब वो तीसरे हफ्ते में सैटरडे संडे को गाना गाने नहीं आया और अपनी मर्जी से उसने छुट्टी कर ली, विलिंगफुल, उसने अपने एब्सेंट हो गया वो। तो अब जो थिएटर का मालिक है उसके पास एक अधिकार आ जाता है कि वो चाहे तो उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। ये है पॉइंट नंबर दिस। समझ में आया? पॉइंट नंबर 39, सेक्शन 39 क्या कहता है? सेक्शन 39 क्या कहता है आपसे? इफेक्ट क्या होगा? रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है वो आधा परफॉर्मेंस तो कर रहा है, आधी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म तो उसने कर दिया, 2 हफ्ते गाना गाया, 2 हफ्ते गाना गाया, तीसरे हफ्ते में वो छुट्टी मार चुका है, तीसरे हफ्ते उसने जानबूझ के छुट्टी मार ली, नहीं आया, तो ऐसे केस के अंदर अगली पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं खत्म कर सकती है। दैट इज द इफेक्ट, सेक्शन 39। आगे समझ में नहीं आया? कोई डाउट है पूछिए। समझ में आया वाला पॉइंट कि जब 2 पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट में थी और एक पार्टी ने परफॉर्म कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट, पार्टली परफॉर्म कर चुका है, वो कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म कर चुका है, इसके बाद वो पर्सन परफॉर्म करने नहीं आया, तो अगली पार्टी के पास एक अधिकार आ जाता है कि जब वो परफॉर्म करने नहीं आया उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। ये अधिकार है, राइट है, करना ना करना उसके ऊपर है।
अधिकार आ गया उसके पास कि भाई मैं थिएटर का मालिक होगा, मैं उसको मना कर दूंगा भाई आज के बाद मत ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा कैंसिल, क्योंकि तू आया नहीं, जिससे बात हुई थी उस टाइम में नहीं आया, संडे को नहीं आया, संडे को आना था तू नहीं आया, जानबूझ के छुट्टी करी, चलो निकल लो अब तुम मेरे और मेरे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं खत्म। दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस सेक्शन 39। आ रहा समझ में? सेक्शन 40 क्या कहता है? पर्सन बाय हुम प्रॉमिस टू बी परफॉर्म, पर्सन बाय हुम प्रॉमिस टू बी परफॉर्म, कौन सा पर्सन है जो प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा? इफ इट, पहले एग्जांपल पढ़ो तब आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल को पढ़ रहा हूं और फिर आपको समझाऊंगा। ए प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ मनी, A may perform this promise either by personally paying money to B or by causing it to be paid to B by another. And if A die before the time appointment for payment, his representative must perform the promise or employ some proper person to do so. इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, मैं ये तो अजीब सा एग्जांपल दे रखा है, मैं आपको एक सरल एग्जांपल इसमें बताता हूं। मान लो ए ने प्रॉमिस करा कि बी को मैं तुम्हें कुछ पैसा पे करूंगा और तुम्हें ये काम करना है। बी ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। क्या काम करना है? मान लो घर का पेंट करना है। तो ए घर का मालिक है और बी पेंटर है, घर में सारा पेंट करना है, पूरा घर को पेंट करना है उसको। अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहता है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप ये घर का पेंट आप करके देंगे, ठीक है जी। मान लो बी ने घर का पेंट कर दिया और घर का पेंट करते 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 जो ऑनर था वो मर गया बेचारा। तो बी ने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी, तो अब बाकी जो दूसरा पार्टी है उसकी परफॉर्मेंस कौन परफॉर्म करेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उस घर का दूसरा ऑनर, वो ऑनर की जो वाइफ होगी वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गई, तो वो उसको पे करेगी। तो वो कह रहा है कि अगर कोई पार्टी चाहे तो परफॉर्मेंस क्या हो सकता है? पर्सन बाय हुम प्रॉमिस टू बी परफॉर्म, कौन सा पर्सन इसको प्रॉमिस परफॉर्म करना होगा? इसमें बहुत सारे केसेस निकल आ सकते हैं। पहला केस सुनो, पहला केस ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ऑनर है और बी घर का पेंटर है। बी ने पूरे घर को पेंट कर दिया, ए उसको पैसे दे देगा। तो इधर प्रॉमिस को परफॉर्म किसने करा? ए ने करा और बी ने करा, दोनों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस पूरा करी, ऑब्लिगेशन पूरा करी। पहला केस। दूसरा केस, ए ने घर के पेंट करने के लिए बी को बोला, बी ने पूरा घर पेंट कर दिया, उससे पहले ए मर गया। तो अब बी ने अपनी तरफ से तो खुद ही परफॉर्म करा, पर ए ने परफॉर्म नहीं करा क्योंकि वो मर चुका, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। तो यहां दूसरी पार्टी परफॉर्म कर रही है। तीसरा केस, ए ने बी को बोला कि भाई तू मेरे घर का पेंट कर दियो, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। इतने में जो घर का पेंट करा था बी मर गया बेचारा, पेंट करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया, बीच में वो मर चुका। अब रिमेनिंग काम कौन करेगा? क्योंकि ए ने तो पैसे दे दिए, अब ए ने पैसे दिए तो बी का रिप्रेजेंटेटिव उसका रिमेनिंग काम करेगा। तो बी के घर का जो उसका बेटा होगा या कोई भी होगा जिसके साथ काम कर रहा होगा, वो उसके लिए काम पूरा परफॉर्म करके देगा, ड्यूटी। तो यहां पर ये नहीं है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करिए वही ऑब्लिगेशन को पूरा करेगी, हो सकता है कि ऑब्लिगेशन दूसरा पार्टी भी पूरा कर सकता है। सेक्शन 40 समझ में आया? आप बताओ, क्लियर हुआ सेक्शन 40 या नहीं हुआ? अगर ए मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे की परफॉर्मेंस को पूरा करेगा, और अगर बी मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे की परफॉर्मेंस को पूरा करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि सेक्शन 40 कहता है कौन पर्सन परफॉर्मेंस कर सकता है? एक तो पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट करा वो कर सकता है, और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, मतलब दूसरा पर्सन भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। समझ में आया? क्लियर है या नहीं बताओ? हाँ सर, सिंपल है। पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म कर सकती है, और अगर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी मर जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है, उसको परफॉर्म कर सकता है। सेक्शन 40, पर्सन बाय हुम द प्रॉमिस टू बी परफॉर्म। पर्सन, कौन पर्सन? एक तो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दोनों ही पर्सन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म पूरा। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, ये तो पढ़ाया नहीं। इफ इट इज अपीयर फ्रॉम द नेचर ऑफ केस, ये देखो नेचर ऑफ केस से डिपेंड करता है। अच्छा मान के चलो जो पेंटर है वो अकेले घर में पेंटर था, वो मर जाता है बेचारा, उसके घर में और किसी को पेंट करना नहीं आता, तब कौन करेगा परफॉर्म? कोई भी नहीं करेगा सर, तब तो कॉन्ट्रैक्ट वहां खत्म हो जाएगा। ये तो डिपेंडिंग करता है ना केस पर, है ना भाई। जिस मान लो ए पर्सन है, ऑनर है, वो अकेला घर का ऑनर है, वो बेचारा मर गया, उसने बी ने पेंट कर दिया, वो बेचारा मर गया, उसके घर में और कोई तीसरा पर्सन है, दूसरा पर्सन है नहीं, तो अब पैसे कौन देगा उसको? कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द केस, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा और उसको उस बारे में पता होगा तो परफॉर्म कर देगा, नहीं होगा, नहीं पता होगा तो कैसे करेगा भाई? ठीक है सर, चलिए
इफ इट इज अपीयर फ्रॉम द नेचर ऑफ केस, ये डिपेंड करता है केस के नेचर पे, दैट इट वाज इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी प्रॉमिस कंटेन इन इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, या तो जिसने प्रॉमिस करा वो खुद, सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर, इन अदर केस द प्रोमिसर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट, और जो कॉम्पिटेंट होगा वो परफॉर्म कर देगा। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज समझ में आ गई होगी आप। ये कह रहा है कि जो पार्टी टू वो कॉन्ट्रैक्ट जिसने प्रॉमिस करा था परफॉर्म करने का वो तो करेगा ही, पर अगर मान लो अगर वो नहीं रहा, उसके बाद नहीं, वो डेथ हो गई या किसी कारणवश डिसेबल हो गया और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर कॉम्पिटेंट होगा, अगर वो कॉम्पिटेंट है, उसको आता है वो चीज करना, तो वो फिर वो परफॉर्म कर सकता है। तो सिंपल एक लाइन में कहूं तो कौन कौन सी पार्टी परफॉर्म कर सकती है? जिसने प्रॉमिस करा वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी, या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर उसके बारे में पता होगा तो, जानता होगा, उसको नॉलेज होगी तो कर सकता है। सेक्शन 41, ये लास्ट सेक्शन है पार्ट ए का। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, सिंपल सी बात है ये। मान लीजिए मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अकाउंट या लॉ, मेरी तबीयत खराब हो और मेरी कुछ ज्यादा तबीयत खराब होगी, भगवान करे ना हो ऐसा, मेरी तबीयत खराब होगी। अब मैंने कहा कि यार मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा और एक चैप्टर रह गया था, तो मैंने किसी टीचर से कांटेक्ट करा, मैंने कहा सर मेरे बदले का आप पढ़ा दो वो चैप्टर, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा यार, भाई किसी कारणवश मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं उतना एबल नहीं हूं पढ़ाने के लिए, और पेपर पास आ रहे हैं, चैप्टर पढ़ाना जल्दी है, तो मैंने किसी टीचर को बोला कि मैंने कहा सर आप मेरे बदले का पढ़ा दो, वो चैप्टर पढ़ाना है सिर्फ, मैंने उनको पेमेंट कर दी, वो अलग मैटर है। बट आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था लॉ पढ़ने का, एक चैप्टर रह गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पेपर पास आने वाले, मैंने किसी और टीचर से वो पढ़वा दिया। आप कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक्सेप्ट कर ली वो चीज, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भाई तबीयत खराब है नहीं पढ़ा पा रहे, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कोई और टीचर तो नुकसान तो नहीं हो रहा। अब ऐसे केस के अंदर क्या होगा? क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी ने परफॉर्म करा या दूसरी पार्टी ने परफॉर्म करा उस कॉन्ट्रैक्ट को? सर रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो बच गया था वो दूसरी पार्टी ने परफॉर्म कर दिया। क्या अब जब आप वो चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद आप मेरे पे केस कर सकते हो कि आपने क्यों नहीं पढ़ाया, हमने तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, दूसरी पार्टी ने कैसे परफॉर्म कर दिया, आपको ही पढ़ाना था? ऐसे नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ इट, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है दो पार्टी के बीच में और वो पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट करा वो परफॉर्म ना करके कोई तीसरी पार्टी उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रही है, तो जो पार्टी ने उसका एक्सेप्ट करा है, जो पार्टी कह रही है कोई बात नहीं, तो वो केस नहीं कर सकती है पहली पार्टी पर। समझ में आ गया या नहीं आया? क्लियर है या नहीं वाला बताओ पॉइंट। मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई तीसरी पार्टी, मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट में आए और तीसरी पार्टी ने, हम मेरे दूसरे टीचर ने आपको पढ़ा दिया एक चैप्टर, तो ऐसे केस के अंदर आपको तो परफॉर्मेंस मिल गई ना कॉन्ट्रैक्ट की, तो आप अब मेरे पे केस नहीं कर सकते। ये है इफेक्ट। सेक्शन 40 कहता है, 41 कहता है कि परफॉर्मेंस थर्ड पर्सन कर रहा है और तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तुमने एक्सेप्ट कर चुका है, ठीक है, तुम मान चुके हो, तुम एग्री हो उस चीज से कि कोई बात नहीं दूसरे टीचर आके पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में तुम मेरे पे केस नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी पे, पार्टी पे केस नहीं कर सकते। देखो, व्हेन अ प्रॉमिस एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम द थर्ड पर्सन, जब कोई प्रॉमिसी ने जिसको वो परफॉर्मेंस मिलनी थी, आप मतलब ये स्टूडेंट प्रॉमिस करा था कि भाई मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और थर्ड पर्सन आकर पढ़ा रहा है और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं थर्ड पर्सन है किसी रीजन की वजह से, तो ही मतलब प्रोमिसी कैनॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। प्रोमिसर जिसने प्रॉमिस करा था वो केस नहीं कर सकता कि हाँ भाई तुमने पढ़ाया है, वो अब केस नहीं कर सकता क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर ली थी उसका पढ़ाया हुआ कि हाँ कोई बात नहीं वो सर नहीं पढ़ा रहे तो आप पढ़ा देना, हमें तो बस चैप्टर पढ़ने से मतलब है, फिर बाद में आप मेरे पे केस नहीं कर सकते। सर समझ में आ गया? या तो पहली एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दो, नहीं हम तो पढ़ेंगे तो दीपक सर से पढ़ेंगे वरना किसी से नहीं पढ़ेंगे, वरना हम पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है जी, ये हो गया पार्ट 1 कंप्लीट। चलो एक बार रिवीजन करूं, रिवीजन कराऊं पार्ट 1 की, जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। देखो पहला पार्ट क्या कह रहा था, सेक्शन 38 क्या कह रहा था, सर सेक्शन 38 क्या कह रहा था, सुनो जल्दी सुनो एक बार, जल्दी से रिवीजन कराते हैं, फिर एक लास्ट में डाउट लेंगे सभी उसके, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37 कहता है भाई जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है तो दोनों पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है।
अब वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। खत्म। एक्चुअल आपको पता है और अटेम्प्टेड भी आपको पता है, हमने चैप्टर पढ़ा था डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में। इसके बाद इफेक्ट ऑफ रिसीवेबल एक्सेप्टिंग द ऑफर परफॉर्मेंस। दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी, एक पार्टी ने परफॉर्म करने की कोशिश करी पर दूसरी पार्टी ने उसको रिफ्यूज कर दिया भाई परफॉर्म करने के लिए। तो अब वो उस पर केसिंग कर सकेगी, तूने परफॉर्म क्यों नहीं करा भाई। वो कहेगा मैंने तो करा था, तुमने ही मना कर दिया, तो वो अब केस नहीं कर सकता। किस चीज का केस नहीं कर सकता? नॉन परफॉर्मेंस का केस नहीं कर सकता। ये इफेक्ट है सेक्शन 38 का। आगे, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। एक पार्टी ने, दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, पहली पार्टी क्या कर रही है, पहली एक पार्टी ने आधा परफॉर्मेंस करा और उसके बाद परफॉर्मेंस करने के लिए मना कर दिया, ठीक है ना, उसके बाद परफॉर्मेंस करने के लिए मना कर दिया। कहां गया वो, जल्दी से एक बार आओ। हाँ, दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, दोनों पार्टी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कराया, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करा। जैसे कि सिंगर वाली बात मैंने कही थी कि सिंगर आया, उसने आधा परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करा और दूसरा फिर आज के बाद मना कर दिया, मना नहीं करा, फिर आया नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए ना। सिंगर से बोला था कि भाई हर सैटरडे संडे नाइट को तुम गाना गाओगे और मैं तुम्हें हर सैटरडे एक संडे के 5,000 रुपए दूंगा, एक नाइट के 5,000 रुपए दूंगा। ऐसा हुआ और दूसरा तीसरी नाइट में, छठी नाइट पे वो आया नहीं और कॉन्ट्रैक्ट था 2 महीने का, वो 1 महीने में ही मना कर देने लग गया, तो आया नहीं। तो ऐसे केस के अंदर इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि जो पार्टी है जिसके जो थिएटर का मालिक है वो किसी वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। इसके बाद पर्सन बाय हुम द प्रॉमिस टू बी परफॉर्म। भाई जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है वो पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म कर सकती है। अगर वो नहीं है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है। इसमें एक बच्चे की प्रॉब्लम आई थी, मान लो सर अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव माइनर है तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा, फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और माइनर अगर कर सकता है तो कर लेगा, सिंपल सी बात है। अगर माइनर कर सकता है तो कर लेगा, अगर उसके पास एबिलिटी है, कॉम्पिटेंट है कि वो कर सकता है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर पाएगा तो उस पर केस नहीं हो सकता लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे कि तू ये करना ही पड़ेगा, ना ना ना, ऐसे नहीं हो सकता। 41 क्या कहता है, एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की तो पार्टी है और तीसरी पार्टी आकर किसी पार्टी के बिहाफ पर, ऑनर के बिहाफ पर, प्रोमिजर के बिहाफ पर क्या कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दे और आपने उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो अब आप उस पहली पार्टी पर केस नहीं कर सकते। दिस इज द पार्ट 1। आ जाइए, 2 पार्ट खत्म करते हैं आज। पार्ट 1 हमने पढ़ा था 37 से 41 सेक्शन, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं, फिर एक क्लास यहां खत्म कर लेंगे, फिर अगले उसमें देखेंगे 2 पार्ट कोशिश करेंगे। देखो क्या है, 46, 47, 48, 49, 50, 5 सेक्शन इसमें है, 59, 60, 61 3 अगले में ही करेंगे। और ये तो सबसे ज्यादा सेक्शन है, इसके लिए अलग छोड़ेंगे, मतलब 3 क्लास में हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये करा दिया एक क्लास में, एक क्लास में ये दोनों पार्ट करा दूंगा और एक क्लास में ये करा दूंगा, ठीक है ना। आइए जरा पार्ट बी को देखते हैं। और सिंपल है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, हेडिंग याद होनी चाहिए आपको, अंदर का एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो और अंदर का कंटेंट लिखने की नीड ही नहीं है। एग्जाम्पल से चीजों को समझो। मान लो अगर लॉ के अंदर कभी सब्जेक्टिव पेपर देते हो, आगे नहीं इन फ्यूचर भी आप देते हो, फ्यूचर में तो दोगे, इंटरमीडिएट लेवल पे तो दोगे ना सब्जेक्टिव, तो कभी भी आपको अगर ऊपर की लाइन पता और अंदर का कंटेंट नहीं पता, आप एग्जाम्पल लिखकर आ जाओ, उस पर नंबर मिल जाएंगे आपको, 100% नंबर मिल जाएंगे। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी मजेदार कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है ये वाला कॉन्सेप्ट, मुझे सबसे अच्छा लगता है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। चलिए दोस्तों आ जाइए, स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास कितने सेक्शन है, 42, 43, 44, 45 4 सेक्शन है और इन 4 सेक्शन को खत्म करके क्लास करेंगे खत्म, ठीक है ना। पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल सुनना मेरे, ध्यान सुनो, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दूंगा और उन 4-5 एग्जाम्पल में पूरा चारों सेक्शन खत्म हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल, मान लो ए, बी और सी तीनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉमिस करा, तीनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉमिस करा कि वो डी को 3,000 रुपए पे करेंगे, 1,000 रुपए ये पे करेगा, 1,000 रुपए ये पे करेगा और 1,000 रुपए ये पे करेगा। ए बी सी तीनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉमिस करा कि वो डी को 1,000 रुपए पे करेंगे। तीनों दोस्त है, मान लो ए बी सी तीनों दोस्त है, उसने डी को देखा यार ये बहुत गरीब है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। डी भी इनका एक दोस्त है, कह रहा कोई नहीं तेरी पढ़ाई खर्चा हम उठा लेंगे, 3,000 रुपए फीस है, 1,000 रुपए मिलकर हम पे कर देंगे। तो ए बी सी ने तीनों ने मिलकर डी को बोला कि हम तेरे को पैसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुझे पे कर देंगे, ठीक है।
हेल्प कर रहे हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, किसी वजह से हो सकता है। अब ये तो देखो डिपेंड करता है सिचुएशन। पर यहां पर केस आ रहा है जॉइंट प्रॉमिस का। जॉइंट प्रॉमिस समझ में आ रहा है, तीनों मिलकर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तीनों मिलकर। तो क्या बनता है? ये जॉइंट प्रॉमिस का केस बनता है। जॉइंट, तीनों मिलकर, एक से ज्यादा अगर प्रॉमिस करता है कोई पर्सन तो उसको बोलते हैं जॉइंट प्रॉमिस। एक से ज्यादा अगर कोई पर्सन प्रॉमिस कर रहा है तो जॉइंट प्रॉमिस कहते हैं। यहां तीन लोगों ने प्रॉमिस करा। अब क्या हुआ, ए ने 3,000 रुपये पे कर दिया डायरेक्टली टू डी। ए ने कहा कि चल भाई मैं 3,000 रुपये देखो डायरेक्टली दे रहा हूं अभी, पेड फुल अमाउंट, पेड फुल अमाउंट। ए ने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया है किसको? डी को। तो बताओ क्या ए बी और सी से 1,000 रुपये रिकवर करेगा नहीं करेगा? क्या ए क्लेम करेगा 1,000 रुपीज बोथ से? यस, ए दोनों से 1,000 रुपये क्लेम करेगा। कहेगा भाई मैंने उनको उसको 3,000 रुपये दे दिए, जो तुम उसको दोगे मुझे दे देना। कोई प्रॉब्लम है क्या? यार एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम? ए और बी और सी तीनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉमिस करा जिसके अंदर ए ने डी को पूरे के पूरे पैसे एक साथ दे दिए। अब ए क्या करेगा? बी और सी से वो पैसा मांग लेगा, कहेगा 1,000 रुपये दे दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ अगला एग्जांपल देखो। ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने एक जॉइंट प्रॉमिस करा 1,000 रुपए देने का डी को। ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने जॉइंट प्रॉमिस करा 1,000 रुपए डी को देने के। 1,000 इसने देने का प्रॉमिस करा, 1,000 इसने देने का प्रॉमिस करा और 1,000 इसने देने का प्रॉमिस करा। जॉइंट प्रॉमिस बोलते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? जॉइंट प्रॉमिस। कि हम तेरे को पैसा देंगे। अब किसी भी रीजन से दे सकता है, हो सकता है उसने कुछ के बदले में काम किया उन तीनों के बदले में, तो वो पैसा दे रहे हैं। हो सकता है ऐसे दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, कुछ भी प्रॉमिस कर रहे हैं, बस प्रॉमिस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो देना पड़ेगा। अब ए ने क्या करा? फुल पेमेंट कर दी डी को। ए ने डी को पूरी पेमेंट कर दी, फुल्ली पेड बाय ए। ए ने पूरी पे कर दी। क्या अब ए बी और सी से क्लेम करेगा? यस, अभी तो बताया ए बी और सी से क्लेम करेगा। भाई ए ने पूरे पैसे दे दिए तो वो बी और सी से क्लेम करेगा। अब मेरी बात सुना, यहां पर केस क्यों आता है? बी हो गया इंसॉल्वेंट, बी हो गया इंसॉल्वेंट। अच्छा, ए को कितने पैसे लेने थे? बी से 1,000 रुपए। और ए को सी से कितने पैसे लेने थे? उससे भी 1,000 रुपए लेने थे। यहां पर बी कौन हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। अब मुझे बताओ, बी इंसॉल्वेंट। अब जो पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है ना दोस्त, जो पार्टी दोस्तों अब इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो उस पार्टी से उस पार्टी की एसेट में से, उसकी पार्टी की जितनी भी एसेट्स है, स्टेट्स कहते हैं उसको, एसेट को बेचकर, सेल करके रिकवर करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अब रिकवर करा तो 500 रुपए रिकवर हो गए। कितने रिकवर हो गए? 500 रुपए रिकवर हो गए। रिकवर करा तो 500 रुपए रिकवर हो चुके हैं ए के। मतलब अब ए को कितना मिलना बाकी था? भाई ए ने पैसे लेना था 1,000 रुपए, ए ने पैसे लेना था 20,000 रुपए। ए तो सी तो अपने पैसे दे देगा, वो सॉल्वेंट है, वो उसको कुछ नहीं, वो उसने अपने पैसे पकड़ा दिए ए को, क्योंकि ए ने पूरे पे कर दिए थे 3,000 रुपए। ए ने पूरे पे कर दिया सर 3,000 रुपए। अब ए बी से मांग रहा है तो बी हो गया इंसॉल्वेंट, और उसके एसेट्स को बेचकर जो 500 रुपए हम रिकवर कर पाए। अब मुझे बताओ, अब मेरी बात सुनना, ए ने 3,000 पे करे अपनी जेब से, तो एयरटेल ए ने पूरे 3,000 रुपए पे करे अपनी जेब से, जिसमें ने 1,000 रुपए उसने देने थे, उसका हटा दो। उसने एक्स्ट्रा कितने पैसे पे करे? 2,000 रुपए, जो कि बी और सी के बदले में पे करें। सी ने अपने 1,000 रुपए दे दिए, उसको भी हटा दो। तो अब ए को कितना पैसा आना है? सर ए को आना है सर 1,000 रुपए, जो कि बी से आना है। बी की स्टेट से बी इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी एसेट को बेचकर 500 रुपए रिकवर हुआ, तो अब 500 रुपए और आना बाकी है सी को। तो इतने पैसा अभी और आना बाकी है। तो सी ए क्या कहेगा? क्या कहेगा? मैं क्यों उठाऊं भाई लॉस, मैंने अपने बदले के 1,000 रुपए दे दिए। सी कह रहा मैंने भी दे दिया भाई। बी कह रहा भाई मेरे पे तो है नहीं, 500 पड़े, मेरी एसेट बेच दी, 500 रिकवर रुपए ले लो, उसके बाद मेरे पे है नहीं। अब देख लो 500 रुपए क्या देना है। अब ए कहेगा भाई 500 रुपए कैसे करेंगे? अब ए ने तो अपनी जेब से पे कर चुका है। अब ए क्या कहेगा? सुनना ध्यान से। ए कहेगा भाई जो सॉल्वेंट पार्टनर है ना, जो सॉल्वेंट प्रोमिसर है ना, वो पे करेंगे हिस्से को। मतलब ये 500 रुपए कौन बियर करेगा? ए एंड सी करेंगे। ए और सी पे करेंगे भाई 500 रुपए, क्योंकि यही सॉल्वेंट है। तो मतलब अगर कोई ज्वाइंट प्रॉमिस करता है, जिसमें से एक प्रॉमिसर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके बदले का पैसा किसको देना होगा? बाकी रिमेनिंग प्रॉमिसर को देना होगा। मतलब 250 रुपए ये बियर करेगा और 250 रुपए ये देगा। तो मतलब क्या होगा? सुनना ध्यान से। ए के हिस्से में 1,250 रुपए देने को आए, बी के हिस्से में 1,250 बने,
नहीं, सी के हिस्से में 1250 बने और बी को सिर्फ 500 ही देना पड़ा है क्योंकि उससे इतना ही रिकवर हो पाया है। तो इस कहानी का कॉन्सेप्ट क्या था? इस पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई जॉइंट प्रॉमिस करता है और जिसमें से एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस पार्टी का जो रिमेनिंग बैलेंस है उसकी एसेट बेचकर रिकवर कर लो जितना हो रहा है। जो रिकवर नहीं हो पाया वो दोनों रिमेनिंग प्रोमिसर अपने हिस्सा बांटेंगे और पे करेंगे। तो मतलब 250 कौन देगा? ए देगा और 250 सी देगा। किसके बदलेगा? बी के बदलेगा। बी ने 500 दे दिया, अपना हो गया। ठीक है जी, अगला एग्जांपल, ए बी और सी तीनों ने मिलकर जॉइंट प्रॉमिस करा। तीनों ने मिलकर जॉइंट प्रॉमिस करा डी को 1000 रुपए देंगे। सिमिलरली वही केस, भाई ए ने फुल्ली पे कर दिया डी को। अब ए बी और सी से क्या मांगेगा? ए बी और सी से पैसे मांगेगा। सी भाई इंसॉल्वेंट हो गया और नो रिकवरी, उसकी एसेट थी ही नहीं तो उससे कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ। तो सी के जो 1000 रुपए है उससे कोई पैसा रिकवर नहीं है। बी ने अपने बदले के 1000 तो दे दिए, अब सी के बदले के 1000 कौन बियर करेगा? तो ये 1000 रुपए बियर करने वाले कौन होगा? ए और बी हो रहे हैं। ए 500 बियर करेगा और बी 500 बियर। आया समझ में? जितनी उसकी एसेट बेचकर, अब इस वाले एग्जांपल इस वाले में एग्जांपल फर्क क्या है? इस वाले एग्जांपल फर्क यह है कि जो इंस्टॉलमेंट हो गया उससे एसेट से पहले बेचो, अगर कोई पैसा रिकवर होता है वो ले लो और रिमेनिंग अमाउंट शेयर करेंगे बाकी। पर इस वाले एग्जांपल में उसकी एसेट बेचकर कोई भी रिकवर नहीं हो तो पूरा का पूरा अमाउंट बियर करेगा बाकी रिमेनिंग प्रोमिसर। बाकी रिमेनिंग प्रोमिसर। अगला एग्जांपल, ये मेरा एग्जांपल नंबर 1 हो गया, ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया, ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया। अब ये आ गया एग्जांपल नंबर 4। ए बी सी तीनों मिलकर जॉइंट प्रॉमिस करा डी को पैसा देना है 1000 1000 1000। सी की डेथ हो गई तो क्या डेथ के केस में भी ए और बी बियर करेंगे? बताओ। सी की अगर डेथ हो जाती है, ए ने अपने पेमेंट कर दी, बी ने अपनी पेमेंट कर दी और सी की डेथ होगी। ए पेड, ए ने 1000 पे कर दिए डी को, बी ने भी 1000 पे कर दिए डी को, जितना उसका पे करने की वो थी उतना पे कर दिया। ए ने 1000, बी ने 1000 और सी की डेथ हो गई भैया। अब सी की जो डेथ होगी उसके बदले के 1000 रुपए कौन देगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मान लो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सी की वाइफ ऑफ सी। अब इसकी भी डेथ हो गई तो अब इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन था? उसका सन, मेजर था भाई। उसके 2 बच्चे हैं, मेजर बड़ा वाला छोटा बड़ा, छोटा एक बड़ा बेटा है एक छोटा बेटा है। बड़ा बेटा भी मेजर है, छोटा बेटा भी मेजर है। बड़ा बेटा देगा भाई, उसकी भी डेथ हो जाए तो उसका छोटा बेटा देगा। मतलब जब तक एंड रिप्रेजेंटेटिव ना मर जाए तब तक उसका जो प्रॉमिस जो को पेमेंट करने का जो पैसा है वो आपस में वो फॉरवर्ड होते चल जाएगा। वाइफ देने से पहले मर गई, उसके बेटे बड़े बेटे का आएगा। बड़ा बेटा भी मर गया देने से पहले, उसके छोटे बेटे को आएगा। जब तक एंड ना मर जाए तब तक उसका कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा। तो डेथ के केस के अंदर कभी भी रिमेनिंग प्रोमिसर शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ इंसॉल्वेंट के केस में करेंगे। डेथ के केस में तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा। आ जाओ अगला एग्जांपल नंबर 5। ए बी सी तीनों ने जॉइंट प्रॉमिस करा डी को 1000 रुपए देने के लिए और तीनों अपने घर से निकले। तीनों अपने अपने घर से निकले कार में। इस कार में बैठे हुए थे ए बी सी तीनों, ए बी एंड सी तीनों बैठे थे। बी को पैसे देने जा रहे थे 1000 रुपए। कार का हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने में क्या तीनों के तीनों मर गए। तो अब ए का रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सर बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव
और सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर डी को 1000 रुपए देंगे। एग्जाम्पल नंबर 5। 5 एग्जाम्पल से मैंने आपको 2 सेक्शन पढ़ा दिए। आओ जरा, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। पहला हमारा सेक्शन है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। When two or more person have made a joint promise, then unless our contrary intention appear by the contract, all such person during their joint lives मतलब जिंदा है जब तक, after the death of them, his representative jointly with the survivor or survivors, survivor मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी वाइफ जब तक वो जिंदा है, या उसके वाइफ के बच्चे, वो भी मेजर है, वो भी जब तक जिंदा है, तब तक वो उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे। डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, जब तक लास्ट सर्वाइवर की डेथ ना हो जाए तब तक जॉइंट प्रॉमिस फुलफिल किया जाएगा। तो एग्जांपल नंबर मेरा 4 था और एग्जांपल नंबर जो मेरा 5 था वो डिपेंड कर रहा है केस नंबर 1 को। 5 डेथ वाले एग्जांपल दोनों है ना, ये जो डेथ वाले एग्जांपल है वो किसको केस नंबर इसको डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, जो मेरा एग्जांपल नंबर 4 है और एग्जांपल नंबर 5 है वो इस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। मतलब जो पार्टी, अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टी ने मिलकर प्रॉमिस करा और अगर उसमें से एक पार्टी की डेथ हो जाए, तो जब तक उसके घर में लास्ट सर्वाइवर जिंदा है तब तक उसका वो फुलफिलमेंट प्रॉमिस का करता रहेगा। और जब तक लास्ट सर्वाइवर जिंदा है, मतलब उसकी वाइफ, उसके मेजर बच्चे, माइनर को नहीं, माइनर को इंक्लूड नहीं करते, मेजर, तब तक वो प्रॉमिस पूरा करेंगे। ठीक है ना। सारे पार्टनर मर जाए सारे, तो सारे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेंगे। तो पहला वाला केस है डिसोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। डिसोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी का मतलब हुआ कि अगर ए बी सी ने प्रॉमिस करा था तो उनकी लायबिलिटी है पे करने की 1000 रुपए डी को, वो मर गए बेचारे तीनों के तीनों, तो अब उनकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी बन जाएगी उसको पे करने के लिए। राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 42, सेक्शन 42। आ जाओ अगला सेक्शन 43 क्या कहता है, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोविजन में कंपाइल टू परफॉर्म। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन टू और मोर पर्सन मेकिंग अ जॉइंट प्रॉमिस, द प्रॉमिस इज इन द सेंस ऑफ द एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू अ कॉन्ट्ररी कंपेल एनी वन ऑफ मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोविजन परफॉर्म द होली ऑफ द प्रॉमिस। ये मतलब क्या कह रहा है, अगर तीन पार्ट ए बी सी ने तीनों ने मिलकर क्या करा था, प्रॉमिस करा था, ए बी सी ने तीनों ने जॉइंट प्रॉमिस करा, जिसमें से होली प्रॉमिस किसने परफॉर्म करा था, कौन से प्रोमिजर ने, ए ने अपना होली प्रॉमिस परफॉर्म कर लिया था। ईच प्रोमिजर में कंपाइल कंट्रीब्यूशन, सारे कंट्रीब्यूशन देंगे, ए 1000 रुपए देगा, बी 1000 रुपए देगा, सी 1000 रुपए देगा। ठीक है ना, ए 1000 रुपए, बी 1000, ए ने पूरे के पूरे 3000 पे कर दिए थे, जिसमें से अब ए किससे क्लेम कर लेगा, बी और सी से क्लेम कर लेगा। तो शेयर ऑफ लॉस डिफॉल्टेड ना कंट्रीब्यूशन, चाहे पे करने की बार आए, चाहे प्रॉफिट का हो चाहे लॉस का हो, वो कंट्रीब्यूशन तीनों में बटेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 यहां पर आता है, एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 में बताया आपको कि ए बी सी तीनों जॉइंट प्रोमिसर है, ए बी सी ने तीनों मिलकर 1000 रुपए डी को देने हैं, ए ने पूरा पेमेंट कर दिया था डी को, तो अब ए और बी, ए किससे करेगा, बी और सी से पैसा रिकवर कर लेगा, बी और सी से पैसा रिकवर कर लेगा दोस्तों, क्योंकि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो तीनों में बटेगा, जो जॉइंट प्रोमिसर है तीनों में शेयर होगा। ठीक है ना, तो ए पूरी पेमेंट भले ही कर दे 3000 रुपए, पर ये बी और सी से अपना पैसा रिकवर कर लेगा, जो इनको देना था वो ले लेगा। सेक्शन 44, और अभी इसके आगे भी होगा यार, इसके आगे भी है, इसके आगे एक पॉइंट और है जिसके अंदर यह बताया जाता है कि अगर मान लो कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसके अंदर उसका लॉस होगा, जो शेयर ऑफ लॉस होगा या शेयर ऑफ लायबिलिटी होगी वो रिमेनिंग प्रोमिसर कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या बोला, अगर इसके अंदर कोई लॉस हो जाए, सॉरी किसी पार्टी किसी प्रोमिसर का इंसॉल्वेंट हो जाए, 3 प्रोमिसर थे, तीनों में से एक इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसकी एसेट बेचकर जो रिकवर कर लो, और रिमेनिंग जो नहीं हो पाया वो दोनों पार्टी प्रोमिसर बांट लेंगे। इसके बाद अगर उसके एसेट बेचकर कुछ भी रिकवर नहीं हो पाया तो सारा का सारा हिस्सा उसका रिमेनिंग शेयर और रिमेनिंग प्रोमिसर बांटेंगे। सेक्शन 43, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 यहां पर काम आता है। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, लो भाई मुझे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, इसके बाद में सेक्शन 44 चलता हूं एंड उसके बाद सेक्शन 45 चैप्टर खत्म। पहले यहां तक की प्रॉब्लम बता दो, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इसके बाद हम अगला बढ़ते हैं।
ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे सुनो, सेक्शन 44 क्या कहता है, इफेक्ट टू रिलीज वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिस। तीन जॉइंट प्रॉमिसर है, ए बी और सी, ए बी और सी, ए और बी सी तीन जॉइंट प्रॉमिसर है। ए बी सी ने क्या बोला, ए बी सी ने बोला कि भाई हम आपको 3,000 रुपए का लोन हमें देना है, ए बी सी। भाई इन सबको ना लोन का अमाउंट पे करना था, लोन अमाउंट पे करना था, लोन अमाउंट 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए पर पर्सन का लोन अमाउंट पे करना था डी को, ठीक है ना। तीनों का जॉइंट प्रॉमिस था, तीन टोटल 9,000 का लोन लिया था इन तीनों ने मिलकर डी से, और कहा था कि हम 3,000 करके पे कर देंगे। अब ए एक दिन डी के घर में पहुंचा, कहता है भाई साहब मेरे तो खाना खाने के लाले हो गए, मैं बर्बाद हो चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी घर की स्थिति देखिए, मैं खाना भी नहीं ला पा रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है ये वो। इस तरीके से इनको एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम इसने ए ने बताई अपनी, और डी ने कहा चल कोई बात नहीं, तू अपना 3,000 रुपए मत दियो, 3,000 रुपए की रिबेट दे दी इसको कि यार चल कोई बात नहीं, 3,000 की रिबेट दी। ये बात बी और सी ने सुनी। बी सी कह रहे अरे ये क्या बात हुई, 3,000 की छूट मिल गई, इसका मतलब इसको मिल गई तो हमें मिल गई, चलो अब नहीं देना हमें, बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। डी ने मैसेज करा बी और सी को, कह रहा भाई उसकी लायबिलिटी रिलीज करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी भी हो जाएगी, तुम्हें पे करना है। दुखी में बदल गया पूरा, सुख का माहौल दुखी में बदल गया, सुख का माहौल दुखी में बदल गया। इस कॉन्सेप्ट का नाम है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है कि अगर किसी एक प्रोमिजी की, अगर किसी एक प्रोमिजर की लाइबिलिटी खत्म हो जाए, अगर किसी एक प्रोमिजर की लाइबिलिटी खत्म हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिमेनिंग प्रोमिजर की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाए, उनको तो अब भी पे करना है, हैव टू पे हिज ओन लोन, इन दोनों को अभी भी पे करना पड़ेगा। सेक्शन 44, रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिजर, वन जॉइंट प्रोमिजर, इधर आना, वन जॉइंट प्रोमिजर, ये ना वन जॉइंट, इन तीनों में से जॉइंट प्रोमिजर में एक जॉइंट प्रोमिजर की अगर लायबिलिटी रिलीज हो जाए, खत्म होने का मतलब क्या है, रिलीज हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की भी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, उनको अब भी पे करना पड़ेगा। This is the concept of section 44. When two or more persons have made joint promisor and release one of such promisor by the promisee does not discharge the other joint promisor or promisee, मतलब उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब अगर टू और मोर में हमारे आ गए ए बी सी, तीनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉमिस करा, ठीक है ना, रिलीज होगी एक प्रोमिसी की लायबिलिटी, मतलब ए की लायबिलिटी रिलीज हो गई, इसका मतलब डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर, बी और सी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, ए की होगी तो बी और सी की नहीं होगी, उनको पे करना ही पड़ेगा। ये सेम एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। आ जाओ सेक्शन 45 एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन। अब पढ़िए सेक्शन 41 के मैंने यहां पर एग्जांपल बना रखे हैं, देखो केसेस देख रहे हो, बड़ा सिंपल सा केस है। मिस्टर बी और मिस्टर सी ने जॉइंटली बोरो करा 3,000 रुपए पर पर्सन फ्रॉम ए से, मतलब सी और बी, सी और बी, सी ने और बी ने किससे लोन लिया, सर लोन लिया 3,000 रुपए का, दोनों ने किससे लिया, ए से लिया, ठीक है ना। और ए इसके बिहाफ पर क्या चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, कह रहा है लोन दूंगा इंटरेस्ट लूंगा, प्रिंसिपल तो लूंगा ही, साथ में इंटरेस्ट भी लूंगा। अब केस निकल कर आए, केस क्या निकल कर आए, केस नंबर 1, इफ मिस्टर बी डाई, अगर मिस्टर बी बन जाता है, अगर मिस्टर बी मर जाता है बेचारा, क्या लिखा है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट, राइट क्या, अधिकार क्या है, राइट मतलब लायबिलिटी नहीं है इधर, सेक्शन 42 कहता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, जबकि सेक्शन 45 कह रहा है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, अधिकार। वो लायबिलिटी की बात कर रहा था कि अगर भी मर जाए तो उसकी लायबिलिटी चुकाने वाला उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, पर यहां पर अलग बात है, यहां पर मिस्टर बी कह रहा है अगर मर गया, he have right to recover the amount principal interest from B representative, इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर लिया था ना लोन। अब अगर मान लो बी की डेथ हो जाए, बी की डेथ हो जाए, तो मुझे बताओ बी की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी चुकाने वाला कौन है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये कहता है सेक्शन 42, सेक्शन 42 कहता है अगर किसी प्रोमिजर की डेथ हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी चुकाने वाला कौन होगा, उसकी लायबिलिटी चुकाने वाला कौन होगा, उसकी लायबिलिटी चुकाने वाला होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका,
ठीक है ना। ऐसा कौन कहता है? सेक्शन 42 कहता है। सेक्शन 42 कहता है भैया अगर किसी प्रोमिसर की डेथ हो जाए तो उसकी लायबिलिटी चुकाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका, जब तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव का लास्ट पर्सन घर का जिंदा है ना तब तक चुकाएगा। अब अगर मान लो ऐसा कहता है सेक्शन 42 कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी चुकाएगा, अगर इन्होंने लायबिलिटी रिफ्यूज कर दिया तो इसका अधिकार है, इसका राइट है कि इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से लाए। तो सेक्शन 42 कहता है अगर कोई डेथ हो जाता है पर्सन की, उसकी लायबिलिटी चुकाने वाला उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। और सेक्शन 45 क्या कहता है? 5 कहता है कि अधिकार मिल जाता है, इसके पास एक राइट है, इसके पास एक राइट है, अगर उसके अलग एक जॉइंट प्रोमिजर में एक पर्सन की अगर डेथ हो जाए तो अधिकार ये बनता है कि ये इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो पैसा रिकवर कर ले। राइट क्या बनता है? सी का राइट है, सी का राइट है कि बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा ना, बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव उससे क्या मांगे? रिकवर करे। क्या रिकवर करे? प्रिंसिपल का अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट। समझ में आ रहा है? एक में बताया जा रहा है बी की डेथ होने पर बी की लायबिलिटी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे, और 45 में बताया जा रहा है कि सी अगर बी की डेथ हो जाए तो उसमें सी का अधिकार क्या बनता है? सी का अधिकार ये बनता है वो जाएगा बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, वो कहेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट दे भाई। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये है कॉन्सेप्ट जो अलग अलग बात करता है। 45 जॉइंट राइट्स की बात करता है, इसका अधिकार क्या होगा। सिमिलरली अगर सी मर जाता तो बी सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट रिकवर करता। और एक होता है जॉइंट लायबिलिटी का, उसका मतलब है कि बी के मर जाने के बाद बी की लायबिलिटी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बात दोनों सेम कर रहे हैं, पर एक में अधिकार की बात हो रही है, एक में लायबिलिटी फॉरवर्ड की बात हो रही है। पर मान लो अगर बी और सी दोनों मर जाए तो अगर बी और सी दोनों मर जाएंगे तो मिस्टर ए हैव राइट टू रिकवर द अमाउंट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव, और केस नंबर सो मिस्टर बी ए हैव नो वे टू रिकवर द अमाउंट, इट मीन इट हैज रिकॉर्ड एज अ बैड डेट। मान लो कि अगर ए और सी ने और बी ने मिलकर लोन लिया है ना, ए से लोन लिया था, दोनों ने मिलकर लोन लिया, अब दोनों को चुकाना है। मान लो दोनों के दोनों कार से आ रहे थे और टपक गए बेचारे, कार एक्सीडेंट और मर गए, तो अब ए के पास क्या अधिकार आ जाएगा भाई? अगर ये मरता तो ये लेता पैसे, ये मर जाता तो ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से लेता। ये समझ में आया? केस ही सही है। अगर सी मर जाएगा तो बी सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से लेगा पैसा रिमेनिंग, और बी मर जाएगा तो सी लेगा। पर अगर दोनों मर गए तो फिर ए के पास राइट आ जाएगा, ए के पास राइट आ जाएगा कि वो सी के और बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पैसा रिकवर करे, ठीक है नहीं। पर मान लो अगर सी और बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो भैया क्या भूल जा बेटा, बैठा हो गया तेरा आज की बनती हो लोन। दिस इज द कॉन्सेप्ट। मान लो भाई किसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, मान लो सी और बी का कोई रिश्तेदार है ही नहीं, उसके कोई माँ बाप बच्चे वगैरह कोई है ही नहीं, तो अब इस केस के अंदर एक कैसे रिकवर करेगा? भूल जा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उनसे मांग ले, तेरे पास अधिकार है सेक्शन 45 के तहत। पर अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं तो फिर कैसे मांगेगा भाई? फिर तो भूल जा, फिर नहीं मिलेगा तुझे, ठीक है ना, फिर बैठ हो जाएगा तेरा। दिस इज द पार्ट 2। कितना सिंपल था यार, पार्ट 2 कितना सिंपल है, मस्त मजा आया इस वाले पार्ट को सीखने में। आएगा ना एक एग्जाम्पल, देखिए ये सारे पार्ट एग्जाम्पल से बेस्ड है। 42 कहता है कि अगर कोई पार्टी मर जाती है, अगर कोई पार्टी प्रोमिजर जॉइंट प्रोमिजर हो और जॉइंट प्रोमिजर एक प्रोमिजर मर जाता है, उसकी लायबिलिटी उसके रिप्रेजेंटेटिव को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। 43 क्या कहता है? 43 कहता है कि मान लो अगर 3 पार्टी है तो 3 पार्टी में जो भी लॉस होगा, 3 प्रोमिजर है तो जो भी लॉस होगा तीनों हिस्से बांटेंगे। अगर एक इंस्टॉलमेंट जाएगा तो उसका रिमेनिंग अमाउंट दोनों हिस्सेदार बांटेंगे। 44 क्या कहता है? 44 कहता है कि मान लीजिए आपके पास क्या था इसका नाम, हाँ रिलीज। अगर एक जॉइंट प्रोमिजर की लायबिलिटी रिलीज होगी, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जॉइंट प्रोमिजर की लायबिलिटी भी रिलीज हो जाए। 45 क्या कहता है? 45 कहता है कि भाई अधिकार बताता है कि मान लो अगर 2 जॉइंट प्रोमिजर है, एक मर गया तो पहले वाले के पास अधिकार आ जाएगा कि उसका रिप्रेजेंटेटिव से लीगल रिप्रेजेंटेटिव से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर कर ले। और अगर बी मर जाए, ए मर गया, पहले वाला मर गया तो दूसरा वाला उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पर अगर दोनों मर जाए तो फिर ए के पास अधिकार है तो उन दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर कर ले। अगर दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो ए का बैठअप हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट करा दिए, रिवीजन भी मैंने आपकी इसके डिस्कस कर ली। बस ये क्लास के अंदर मैंने आपको 2 पार्ट कवर करा दिया, बहुत तेजी में, स्पीड से, एकदम बढ़िया से, अच्छे से भी आ गए और आपको बैठ भी गया आपके दिमाग में एक एक एग्जांपल। अब जो हम चलेंगे उसके बाद हम करेंगे अपना अगला पार्ट नंबर सी। देखते हैं अगला पार्ट कौन सा करना है। हमारे पास 3 पार्ट और बच गए, खत्म तो मैं कराऊंगा इसको आज ही के भी। चलिए जी।